दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का प्रैक्टिस पेपर। हमारा जो आज सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। ये जितने भी पेपर्स हैं आपके मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इस पेपर का वीडियो पार्ट 1 कर रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें, पार्ट 1। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपका जो ये मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है, आपका सेम पैटर्न एग्जामिनेशन में आएगा। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाएं और देखें। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपके डाउट को, आपकी क्वेरी को ख़त्म कर सकूँ। हमने इसका सेक्शन ए कर चुके थे पार्ट ए में। इसका सेक्शन बी भी हमने कर लिया था, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। आज हम इसका करेंगे सेक्शन सी, जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर। डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स का मतलब होता है आपको इसको पूरा वर्णनात्मक प्रश्न यानी व्याख्या करके बताना है। बच्चों, जो आपकी जो ये मार्किंग स्कीम होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है 2, तो आपको कितने शब्दों में लिखना है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपको दिया 2 मार्क्स, तो आप कम से कम 3 लाइन तो लिखेंगे, कम से कम मतलब 2 या 3 लाइन में तो उसका आंसर देंगे ही देंगे। उसके बाद है आपके 4 अंक के प्रश्न। 4 अंक के प्रश्न में आप तकरीबन जो आपकी आंसर शीट होती है उसका हाफ पेज तो कवर करेंगे ही करेंगे, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखें, जो भी आप आंसर में लिखें वो सेंसिबल हो, उसका कोई मतलब हो और वो आपके क्वेश्चन से रिलेट करता हो। फिर इसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 6। फिर है आपका 6 अंक के प्रश्न। 6 अंक के प्रश्नों में बच्चों आपको क्या करना है, ये 6 मार्क्स का है, आप यहाँ देख रहे हैं 6 लिखा है, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा जो आपका आंसर शीट होता है उसका 1 पेज तो कवर करना ही है। अगर आपको हो सके और आपको आ रहा है तो आप इसका पिछले वाला जो पेज होता है उसको हाफ तो कवर करें, अगर आपसे हो जाए तो। ये बात ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ पेज कवर करने से कुछ नहीं होता। जो आपने लिखा है वो सेंसिबल होना चाहिए, सही होना चाहिए और आपके आंसर से रिलेट करता हो और आपके आंसर की पूरी जानकारी, आपके क्वेश्चन की पूरी जानकारी देता हो। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल देशों के समूह में से किन्हीं 2 देशों में व्याप्त तनाव का उल्लेख कीजिए। इसमें बताया किन्हीं 2 देशों के बीच का तनाव बताना है आपको। तो सीआईएस की स्थापना कब हुई थी? सीआईएस की स्थापना सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई थी। सोवियत संघ का विघटन बच्चों 1991 में हुआ था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद ही सीआईएस की स्थापना होगी। इसमें शुरू में 15 देश थे। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल है, मैं आपको 2-3 देशों के नाम बताऊंगी। एक है रूस, एक है यूक्रेन, एक है बेलारूस, एक है तंजानिया। इसी तरह के इसमें कुछ देश शामिल हैं। तो इसमें बताना है कि किन्हीं 2 देशों में व्याप्त तनाव कौन सा है। तो इसमें 2 देशों के बीच तनाव है। पहला देश है आपका रूस, और दूसरा आप जानते हो कि आज करंट में रूस देश किसके साथ तनाव में है? यूक्रेन के साथ में। यूक्रेन के साथ इसका तनाव है। मैं आपको दोबारा लिख के दिखाती हूँ कि जो तनाव चल रहा है रूस का, यूक्रेन के साथ तनाव चल रहा है, और ये तनाव तकरीबन 6-7 महीनों से लगातार चले आ रहा है, रूस का यूक्रेन के साथ तनाव। तो आपको यही बताना था। ये जो आपका क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, आपकी बुक में नहीं था। आई होप आपको ये समझ में आया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23। प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है, कोई 2 उपाय बताइए। आपको ये बताना है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, सबसे पहले बच्चों प्राकृतिक संसाधन होता क्या है? ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब इसके बचाने के 2 उपाय बताने। सबसे पहला उपाय है टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास क्या होता है? टिकाऊ विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें हम प्रकृति को बहुत कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरा आप कारण लिख सकते हो, लोगों को प्राकृतिक यानी कि हर एक देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील बनाकर, जागरूक कर कर प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सकता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपसे पूछा गया है एक ध्रुवीय विश्व का आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब है कब अस्तित्व में है। पहले जो हमारा जो राजनीति थी, हमारी जो दुनिया थी, वो 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। एक ध्रुव था आपका अमेरिका, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। एक ध्रुव था आपका अमेरिका, दूसरा ध्रुव था आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ, ये जो दुनिया थी ना, 2 ही खेमों में बटी थी, एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत का। सोवियत संघ में ना बहुत सारे देश जो थे वो शामिल थे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी कि सोवियत संघ टूट गया, और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दुनिया में एक ही शक्ति बची, वो थी अमेरिका। तो इसमें पूछा गया एक ध्रुवीय विश्व का आविर्भाव कब हुआ? सोवियत संघ के विघटन के साथ ही
एक ध्रुवीय विश्व का आविर्भाव हुआ। इसका समकालीन विश्व में क्या प्रभाव पड़ा? इसका समकालीन विश्व में ये प्रभाव पड़ा कि एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका वर्चस्व के रूप में उभरा। उसके बाद है आपका 4 अंक के प्रश्न, जिसमें आपसे सबसे पहले पूछा हुआ है आपको इसको पढ़ना है। वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने में क्या योगदान दिया है? तो 4 अंक में सबसे पहले बताएंगे वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण खुले द्वार की नीति होती है। भारत में इसको कब अपनाया गया? भारत में इसको 1991 में अपनाया गया। आर्थिक विकास, वैश्वीकरण के कारण भारत में आर्थिक विकास क्या हुआ? वैश्वीकरण के कारण भारत का जो आर्थिक विकास है, यानी कि भारत का जो कुल उत्पादन है, जो वार्षिक उत्पादन है, वो 7.5 की वार्षिक दर से इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि मतलब इसमें ये बताना है कि आर्थिक विकास के कारण हुआ क्या। हमारे देश के लोग जितने भी थे वो किस में आए? कंप्यूटर के मामले में आगे जाने लग गए। इसका एक और प्रभाव पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार, विश्व बैंक के अंदर हमारा विकास हुआ। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी आ गई। आयात प्रतिबंध का मतलब जो दूसरे देशों जो चीज़ें आयात करी जा रही थी उसके प्रतिबंधों में कमी आ गई। विकसित देशों द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपने सामाजिक सरोकारों से मुंह मोड़ रही है। सबसे बड़ा वैश्वीकरण का ना एक डिमोरल पॉइंट आप लिख सकते हो, वैसे इसमें पूछा नहीं है। वैश्वीकरण के कारण हो क्या रहा है? सरकारें अपने सरोकार जो कार्य उनको करने चाहिए उनसे मुंह मोड़ रही है। और वो कार्य अब कौन कर रहे हैं? उद्योगपति कर रहे हैं, बिजनेसमैन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वैश्वीकरण में तो उद्योगपति और बिजनेसमैन ही तो लगे हुए हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें आपसे पूछा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग सुरक्षा परिषद। आपसे ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मार्क का था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन सा है? तो आपको उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, सुरक्षा परिषद का विश्व शांति में क्या योगदान है। तो आप इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे? संयुक्त राष्ट्र जो इस संघ है उसका मुख्य अंग सुरक्षा परिषद है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसका विश्व शांति में क्या योग है? सबसे पहले ये विश्व में शांति बनाए रखने का काम रखता है, विवादों का निपटारा करता है। जो अलग अलग जो देश होते हैं उनके पीछे अगर कोई विवाद हो जाए उसका क्या करता है? निपटारा करता है। देशों के बीच भाईचारे और जुड़ाव को बना के रखता है। कई देशों के बीच क्या होता है? जुड़ाव नहीं बन पाता, तो इसके कारण जुड़ाव बनता है। उसके बाद आपका एक और पॉइंट है बच्चों, किसी भी देश द्वारा भेजी गई शिकायतों पर विचार करता है, झगड़ों का निपटारा करता है, अपने निर्णय को लागू करवाने की कार्रवाई करता है, जिसकी वजह से विश्व के अंदर शांति स्थापित होती है। यूनिसेफ के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। आपको ये बताना है कि यूनिसेफ के मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इसका गठन कब हुआ था, इसका अहम काम क्या है। ये सब जब भी आपको 4 नंबर के प्रश्न करने होते हैं तो आपको इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, उसके बाद ही आपके आंसर्स अटेम्प्ट होते हैं। यूनिसेफ है, इसका जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अब इसका काम क्या है? इसके कार्य ही तो पूछे। इसका जो पहला काम है बच्चों के लिए आपातकालीन निधि को एकत्रित करना, यानी कि धन को एकत्रित करना, बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त कराना, माने बुनियादी शिक्षा जो बेसिक शिक्षा होती है। उसके बाद बच्चों को पोषण स्तर बढ़ाना, विभिन्न देशों के बीच बाल जन्म दर को बढ़ाना, शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता लाना। लैंगिक समानता का मतलब है कि लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, और बच्चों के बेहतर जीवन के लिए कार्य करना। दूसरा है बच्चों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना, बेहतर भोजन उपलब्ध कराना, बच्चों को सुरक्षित करना। वो विभिन्न तरह की जो बच्चों में जो बीमारियां होती है बच्चों को उन बीमारियों से बचाना, इसके कुछ कार्य हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आपसे पूछा गया है सुरक्षा का समकालीन राजनीति के संदर्भ से क्या अभिप्राय। तो आप बताइए कि आज की डेट में समकालीन राजनीति का मतलब है कि वर्तमान राजनीति में सुरक्षा से क्या अभिप्राय। सुरक्षा से अभी हमारा अभिप्राय ये है कि हम किसी भी देश को दोनों तरह से सुरक्षित रहे, चाहे वो बाहरी हो चाहे वो आंतरिक हो। बाहरी रूप से हमें सैन्य हमले से, आतंकवादी हमले से हमें कोई हमारी एकता को विघटन ना कर दे, यानी कि बाहरी रूप से कोई देश हमारी जनता को भड़का के हमारी आंतरिक सुरक्षा को ना तोड़ दे, तो ये बाहरी है। आंतरिक रूप से हम अपने देश को कैसे बचाएंगे, ताकि सबसे पहला काम यह है कि हमारे देश के अंदर अखंडता और एकता बनी रहे, देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे ना हो,
देश के अंदर एक सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। तो ये हमारे होते हैं आंतरिक सुरक्षा के एक पहलू। एक होता है हमारी बाहरी सुरक्षा के पहलू, जिसमें हमें अपने देश को दूसरे देशों से बचाना है। अब इसके विभिन्न प्रकार कौन से हैं, यानी कि अगर हम अपने देश को जो सुरक्षा है उसके कितने प्रकार, तो बेसिकली सुरक्षा के दो टाइप होते हैं। एक होता है पारंपरिक, ठीक है, एक होता है गैर पारंपरिक। पारंपरिक में भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है आंतरिक सुरक्षा, एक होता है बाहरी सुरक्षा। गैर पारंपरिक में क्या होता है, जिसमें व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, प्राकृतिक हस्तक्षेप होता है। जैसे मैंने पता है आंतरिक, हमें देश के अंदर आंतरिक एकता बनाए रखनी है, सांप्रदायिक नहीं, दंगे नहीं होने चाहिए, उनसे सुरक्षा होनी चाहिए। बाहरी से क्या होता है, कोई सैन्य हमला ना कर दे, कोई स्थिति युद्ध की ना बन जाए, कोई हम पे आक्रमण ना कर दे। अब हमारा दूसरा होता है बाहरी, मतलब जिसको हम बोलते हैं गैर पारंपरिक में क्या होता है, प्राकृतिक आपदा से देश को बचाना होता है, ये भी हमारी सुरक्षा है। फिर हमें महामारी से बचाना होता है, हमें गुटबाजी से बचाना होता है, तो ये चीज़ें होती है गैर पारंपरिक स्रोत। आई होप आपको ये समझ में आया हो। उसके बाद है आपका इसी का अथवा वाला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा हुआ है भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो आप बताओगे भारत की सुरक्षा नीति के जो प्रमुख घटक है, पहला आपका घटक है हमारी जो सैन्य क्षमता होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आंतरिक रूप से हम क्या हो, अखंडित हो, एकता का पालन, मतलब एकता के सूत्र में बंधे हो, आंतरिक रूप से मजबूत हो। फिर हम आर्थिक स्थिति से मजबूत हो। आर्थिक स्थिति से मजबूत होने का मतलब है बच्चों, अगर कोई देश अपने देश में आर्थिक विकास करेगा, बेहतर रोजगार उपलब्ध कराएगा, भ्रष्टाचार कम करेगा, तो वहाँ पर जो आंतरिक रूप से देश मजबूत होगा, तो इससे बाहरी हमले से हम कहीं ना कहीं खुद को बचा पाएंगे। फिर आपका एक और पॉइंट है, हम क्या करेंगे, विभिन्न देशों के साथ अच्छे संबंध करेंगे, उनके संस्थाओं के साथ उनसे जुड़ेंगे और विभिन्न संस्थाओं में भाग लेंगे, विभिन्न संस्थाओं का गठन करेंगे और लोग अपने आसपास के देश और दुनिया के बाहरी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। ये होते हैं एक सुरक्षा के घटक। उसके बाद भारत की सुरक्षा के घटक थे ये बच्चों। उसके बाद है आपका 28, जिसमें आपसे एक पूछा गया है मैप। यहाँ पर आपको क्रम, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी में 4 देश दर्शाए गए हैं। दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों की पहचान कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है क्या क्या, फिर उत्तर पुस्तिका। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, ये प्रश्न है बच्चों, नीचे पूछे गए हैं आपसे, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको प्रश्न। सबसे पहला वाला प्रश्न है 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी। तो 1987 में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, तो सी। और ये कौन सा देश है, श्रीलंका। बहुत आसान है, आपने मैप 50 बार देखा होगा और आपको पता होगा इधर श्रीलंका है। उसके बाद है वह देश जो भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है, वो है आपका डी, यानी कि आपका है बांग्लादेश। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डी है आपका बांग्लादेश। उसके बाद है आपका बच्चों अगला तीसरा क्वेश्चन, मतलब इसका पॉइंट तीसरा, दक्षिण एशिया का चारों तरफ से भूमि से घिरा देश। तो दक्षिण एशिया का चारों ओर से कौन घिसा है, नेपाल घिरा हुआ है। ए जहां पर लिखा है ये है नेपाल। भारत जो है वो दक्षिण एशिया पर है, भारत देश एशिया महाद्वीप पर है और एशिया महाद्वीप को अगर हम 4 दिशाओं में बांटे तो हम दक्षिण दिशा की तरफ है और जो नेपाल है वो भी दक्षिण दिशा की तरफ है और वो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, अन्य देशों से या भूमि से घिरा हुआ है। इधर कहीं पर भी समुद्र का लिंक नहीं है। और साथ ही साथ मैं एक बात बता देती हूँ, अगर नेपाल को समुद्र की ज़रूरत पड़ती है तो वो बांग्लादेश के ज़रिए क्या करता है, अपनी समुद्री ज़रूरतों को पूरा करता है। उसके बाद है वह देश जहाँ 1990 के बाद सैनिक तख्ता पलट हुआ था। एक ऐसा देश जहाँ पर सैनिक तख्ता पलट हुआ था वो है आपका बी, जिसका नाम आप गैस कर लो, जल्दी करो बच्चों, गैस क्या होगा, इसका आंसर होगा पाकिस्तान। आई होप आपने जो भी जवाब दिया वो बिल्कुल सही दिया। इसके बाद है बच्चों आपका अगला, ये आपको समझ में, आपको करना क्या है अब यहाँ पर, इसको फिल कैसे करना है। तो यहाँ पर जैसे आपका 8 सी था तो आप यहाँ सी लिखोगे, फिर उस देश का नाम, फिर आपका जो 2 था उसका वो नंबर लिखोगे, मतलब वो अल्फ़ाबेट लिखोगे, फिर उसका नाम, फिर जो 3rd था उसका अल्फ़ाबेट लिखोगे, फिर उसका नाम, 4 जो था उसका अल्फ़ाबेट लिखोगे और फिर उसका नाम उस देश का। इस तरह से आपको ये अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने नंबर 1 जैसे आपने देखा ए लिख दिया बी, ऐसे नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद है आपका 29 में आपसे पूछा गया है, ये 6 नंबर के प्रश्न हैं। जो जितने भी 6 नंबर के प्रश्न है ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना आपको सारी बातें बहुत अच्छे से बतानी है। अगर आपने जरा सी भी कहीं पर भी कुछ छोड़ दिया तो आपका जो आंसर होगा वो पूरी तरह क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है भारतीय संघ में, गलत तो नहीं होगा पर मार्क्स कम मिलेंगे,
भारतीय संघ में देसी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। आपको बताना है रजवाड़ों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है और उनका वो उनको ही क्यों इसमें लिया गया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने 1918 में इनका जो खेड़ा सत्याग्रह था वो भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इनको एक नेता के रूप में उभार के लाता है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसको एक लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। हमारे जो देश के अंदर ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के अंदर 565 रियासतें थी, 565 रियासतें थी। इन रियासतों को विलय करने में अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका है तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो क्षेत्रीय अखंडता और एकता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे और इन्हीं को जिम्मेदारी मिली थी हमारे देश के अंदर जितने भी रजवाड़े थे, जो रजवाड़े थे ना वो खुद को स्वतंत्र समझते थे, खुद को अपना एक अलग ही देश समझते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी मिली कि जितने भी रजवाड़े हैं उनको किसके अंदर मिला दिया जाए, भारत के अंदर। अब ये कार्य जितना बोलने में आसान लग रहा है उतना कार्य ये आसान नहीं था, ये कार्य बहुत मुश्किल था। जो ये रजवाड़े हैं ना, जैसे उसमें कोई शासक राज करता था या किसी भी तरह की कोई सत्ता या जमींदारी राज चल रहा था, अगर किसी के पास सत्ता है तो वो अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहेगा। अब इसके लिए बहुत चतुर व्यक्ति और विवेकशील व्यक्ति की जरूरत हो जो हाजिर जवाबी भी हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या गए, सारे 565 राज्यों का विलय करवाने में इन्होंने क्या किया, अब रजवाड़ों के पास गए। कुछ रजवाड़े तो अपनी मर्जी से भारत के अंदर विलय हो गए, विलय का मतलब होता है मिल गए। कुछ रजवाड़ों को थोड़ा सा मनाना पड़ा विलय करने के लिए, जैसे कि उनको बोला गया कि अगर आप हमारे अंदर विलय हो जाएंगे तो हम आपको कुछ तरह के स्पेशल प्रावधान देंगे, जैसे महीने का खर्चा भत्ता देंगे, पेंशन देंगे, इस तरह के। तो फिर कुछ ऐसे मिल गए। फिर कईयों को इन्होंने ऐसे बोला कि अगर आप हमारे अंदर मिल जाएंगे, आप भारत में विलय हो जाएंगे पर शासन आपका ही रहेगा। तो कुछ इस तरह से मिल गए। अब ऐसे ऐसे करके सारे जो रजवाड़े थे उसका भारत में विलय हो ही चुका था, परंतु जो 3 रजवाड़े थे वो विलय नहीं करना चाह रहे थे। सबसे पहला रजवाड़ा बच्चों आपका हैदराबाद है, दूसरा है आपका जूनागढ़, तीसरा है आपका मणिपुर और आप चौथा कश्मीर भी ले सकते हो। कश्मीर को भी भारत में विलय कराने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पहला दूसरा तीसरा यानी कि हैदराबाद, जूनागढ़ और आपका जो मणिपुर है, इनको विलय कराने में सैन्य क्षमता की आवश्यकता पड़ी, यानी कि सैन्य बल का प्रयोग किया गया। अब जो सैन्य बल का प्रयोग हुआ, ये सब बल का जो प्रयोग हुआ वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ, यानी कि उनके कहने पर हुआ। और इस तरह से हैदराबाद का, जूनागढ़ का और मणिपुर का विलय भारत में हो गया। अब जब कश्मीर का हम मुद्दा बात करते हैं तो कश्मीर का जो विलय था, होना था ना, वो भी सैन्य हमले से हो सकता था। आपको पता है कि कश्मीर में धारा 370 लगी थी, जिसके तहत वहाँ का झंडा अलग है, वहाँ का संविधान अलग है, वहाँ का राष्ट्रीय गान अलग है। इसका ना पूर्ण रूप से विलय नहीं हो पाया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि कश्मीर का भी विलय पूर्ण रूप से भारत में हो जाए, पर जो हमारे अन्य जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने इनको सलाह दी कि अगर हमें देश के अंदर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है, अखंडता को बनाए रखना है, तो अभी हमें इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, यानी कि धारा 370 लगा के कहने को ये भारत का हिस्सा होगा, परंतु पूर्ण रूप से ये भारत का हिस्सा नहीं होगा। इसके बाद है आपका इसका अथवा वाला क्वेश्चन, इसमें भी आप पहले बताएंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में जो सबसे अहम भूमिका रही थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसमें बताना है इसमें कौन कौन सी समस्या आई। तो सबसे पहली समस्या हैदराबाद के विलय में समस्या आई, दूसरी समस्या जूनागढ़ के विलय में समस्या आई, तीसरी समस्या किसके, मणिपुर के विलय में समस्या आई। तो आपको ये तीनों समस्याएं अच्छे से लिखनी है। जो हैदराबाद को जो निज़ाम था ना, वो खुद को भारत के अंदर मिलाना नहीं चाहता था। अब वो खुद को जो भारत के अंदर नहीं मिलाना चाह रहा था, वो बहुत उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको समझाया, हर तरीके से समझाया, नहीं माने। अब ये जो निज़ाम था, निज़ाम मतलब वहाँ का शासक, ये अपनी जनता के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। वहाँ की जनता अपने राजा से खुश नहीं थी। तो इन्होंने क्या करा, अपने सैन्य बल भेजा। तो वहाँ की जनता ने हमारी भारतीय सेना का और भारतीय सरकार का क्या किया, इसका साथ दिया, जिसके कारण वहाँ के निज़ाम ने भारतीय सरकार के प्रति समर्पण कर दिया और हैदराबाद का विलय किस में हो गया, भारत के अंदर हो गया। ये जो हैदराबाद का विलय आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये आपके एग्जाम्स में आया है। आपको बस यही लिखना है। सबसे पहले आपको भूमिका बतानी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, उनकी क्या क्या भूमिका थी, क्या क्या चुनौतियाँ आई, कितने हमारे देश में रजवाड़े थे, ये सब चीज़ें बतानी।
उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है आर्थिक विकास, आज़ादी के बाद भारतीय आर्थिक विकास की बदलती प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आज़ादी के बाद की बात हो रही है, भारत में आर्थिक विकास की प्रवृत्तियां कैसी थी। आज़ादी के बाद भारत में जो आर्थिक विकास हुआ वो अधिक समृद्धि से हुआ और आर्थिक सामाजिक न्याय को लेकर हुआ। जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के बीच जाति, धर्म, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें बहुत व्यापक स्तर पर फैली थी। तो सबसे पहले हमारा विकास का मुद्दा क्या था? कृषि का विकास करना। ठीक है, कृषि सिंचाई की बेहतर सिंचाई के बेहतर ऑप्शन उपलब्ध करवाना, किसानों को नए नए टेक्नोलॉजी से सिखाना, मतलब फसल खेती कैसे करें, बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाना, बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना। हमें इस तरह का विकास करना जिससे उद्योगपति, व्यवसायी और सभी का भला हो, सिर्फ एक वर्ग का भला नहीं हो। सिर्फ हम उद्योगपतियों के लिए काम, हमारी सरकार ऐसी योजना ना बनाए सो उद्योगपतियों के लिए हो। हमारी योजना ऐसी हमारी सरकार, पजल हो गया बच्चों, मैं दोबारा बोलती हूँ। हमारी सरकार ऐसी योजना बनाएगी जो उद्योगपतियों पतियों के लिए तो हो ही हो, किसानों के लिए भी हो, गरीबों के लिए भी हो, अमीरों के लिए भी हो, समाज के किसी भी वर्ग की अवहेलना ना हो। ये इसमें आपको 6 पॉइंट बनाने। कृषि पर जोर दिया गया, उद्योगों पर जोर दिया गया है, रोजगार के नए अवसर निकाले गए, सामाजिक अव्यवस्था को दूर करने के कार्यक्रम चलाए गए, शिक्षा पे काम किया गया और स्वास्थ्य पे काम किया गया। इस तरह से आपके 6 पॉइंट बन जाएंगे और आपको फिर एक एक लाइन में, एक एक दो लाइन में इसको बस एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है आपका अगला, जिसमें भारत में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि भारत में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धि ने भारत के नियोजित विकास में किस प्रकार योगदान दिया। बच्चों, पंचवर्षीय योजना क्या होती है? पंचवर्षीय योजना इस तरह की योजना होती है जो 5 वर्षों के लिए चलाई जाती है। जब एक सरकार चुन के आती है तो वो अपने 5 वर्षों के प्लान बनाती है। इस 5 वर्षों के प्लान को ही पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। सबसे पहला था हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना वो थी जिसमें कृषि क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जिसका सबसे ज़्यादा बजट किस पे था? कृषि क्षेत्र पे था। सिंचाई के बेहतर ऑप्शन उपलब्ध करवाए गए, बांध वगैरह बनवाए गए, किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी सिखाई गई जिससे हमारे देश की आर्थिक विकास किया जा सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा काम किया गया किसके ऊपर? उद्योगों के ऊपर, यानी कि देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए गए। हमारे देशी उद्योगों का संरक्षण करने के लिए हमारे देश की सरकार ने क्या किया? जो हम दूसरे देशों से चीज़ें आयात करते थे उनके ऊपर भारी शुल्क लगा दिया, जिससे हम दूसरे चीज़ों से आयात कम करें और स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा खरीदें। और रोज़गार के नए नए ऑप्शन उपलब्ध करवाए, नए नए तरीके के रोज़गार खोले, औद्योगिकरण का विकास करा जिससे हमारे देश का विकास हो सके। और ये जो प्लान किया था द्वितीय पंचवर्षीय, जिन्होंने प्लानिंग की थी वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिसका नाम था महालनोबिस। यहाँ पर लिखते बच्चों, महालनोबिस। जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्लान बनाया वो था महालनोबिस। उसके बाद है आपका नेपाल में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में विभिन्न दलों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। नेपाल में जो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया है ये बहुत समझने में आसान है, बस आप उसको ध्यान से सुनना। नेपाल के अंदर ना लोकतंत्र बच्चों 3 बार आया है। अब आप पूछोगे 3 बार कैसे? सबसे पहले नेपाल के अंदर लोकतंत्र 1959 में आया था। जब नेपाल के अंदर लोकतंत्र आया तो उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पर जो राजा थे, उन्होंने क्या करा, वो राज कर रहे थे, फिर उसके बाद उनका शासन चल रहा था। उसके बाद वहाँ पर 1959 में कुछ जो जितने भी सामाजिक दल थे उन्होंने आंदोलन करा। आंदोलन करने के बाद 1959 में वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। जब वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया उसके कुछ समय बाद 1952 में जो वहाँ के नरेश महेश थे, नरेश का मतलब होता है राजा, उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ की सरकार को गिरा के दोबारा से राजतंत्र स्थापित कर लिया 1962 में। अब ये जो राजतंत्र था कुछ समय तक चला, यानी कि 1991 तक इनका जो राजतंत्र चला। 1991 के राजतंत्र के बाद वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर दोबारा से आंदोलन हुए लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। आंदोलन, इस बार जो आंदोलन हुआ था थोड़े बड़े स्तर पे हुआ था जिसकी वजह से उनकी जो सरकार थी दोबारा से गिर गई। अब यहाँ पर 1991 में दोबारा से क्या हो गया, लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब कुछ दिनों के बाद ये सरकार चली, उसके बाद ये जो सरकार थी वो फिर से
गिर गई, यानी कि जो वहाँ का जो लोकतंत्र था वो बदल के फिर से क्या बन गया, राजतंत्र में बदल गया। अब वहाँ पर ना कुछ स्वयंसेवी संगठन, कुछ जो दल होते हैं, राजनीतिक दल, वो कार्य कर रहे थे लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। इस बार उन्होंने क्या करा, गठबंधन कर लिया, सारे जो दल होके उन्होंने एक बहुत बड़ा दल बना लिया, गठबंधन दल बना लिया, और वो राजा के खिलाफ, जो वहाँ के जो राजा थी, मतलब वहाँ के जो राजा थे महेश, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि उनके देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो जाए, वो ये भी चाह रहे थे। अब यहाँ पर ना तीन चीज़ों के बीच में सब कुछ घूम रहा था। एक था वहाँ का राजा, एक था वहाँ का गठबंधन दल जो सारे दलों ने मिलकर बनाया, और एक था वहाँ का सैनिक। इन तीनों के बीच बहुत जद्दोजहद 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 होती रही, और जद्दोजहद के बाद 2005 में, लगभग 2005 में क्या हुआ, करेक्ट, कि वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। वहाँ का जो राजा था वो राजतंत्र उसका समाप्त हो गया और वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो ये वहाँ के दलों की भूमिका थी, जिन्होंने क्या करा, खुद को गठबंधित करा, गठबंधन करके एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण करा। उसके बाद वहाँ पर राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना करी 2005 में। तो आपका मेन पॉइंट है, वहाँ पर 3 बार लोकतंत्र आया। सबसे पहला आया था, मैं आपको दोबारा लिख के बताती हूँ, पहला लोकतंत्र आया था 1959 में, दूसरी बार जो लोकतंत्र आया 1991 में, और तीसरी बार जो लोकतंत्र है 2005 में, जो अभी तक लोकतंत्र वहाँ पर कायम है। और बीच बीच में यहाँ पर वहाँ पर राजा का शासन आता रहा, यानी कि राजतंत्र रहा। और राजा कौन थे, नरेश महेश। नरेश का मतलब होता है राजा, नरेश महेश। इसके बाद है आपके ऐसे किन्हीं 3 प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था बनाने वाली संस्था से बदल कर एक राजनीतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ और उसका काम क्या था। 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय संघ का गठन हुआ। इसका गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1993 को। यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है और अपना ही स्थापना दिवस है, और यहाँ की अपनी एक मुद्रा है जो पूरे यूरोप पे चलती है। उस मुद्रा का नाम है बच्चों यूरो। क्या है उस मुद्रा का नाम, यूरो। यूरोपीय संघ में एक ही समान विदेश नीति चलती है, एक ही जैसी सुरक्षा नीति चलती है, और आंतरिक मामले न्याय से जुड़े मुद्दे एक ही समान होते हैं, एक ही समान मुद्दे होते हैं और आपस में ये लोग निपटारा कर लेते हैं। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है, मतलब इसकी जो मुद्रा है वो यूरो, वो अमेरिकी डॉलर, आज विश्व में अमेरिकी डॉलर बहुत वर्चस्व में है ना, पर जो इसकी जो मुद्रा है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के लिए क्या है, खतरा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है। शुरुआत में यूरोप का सकल घरेलू उत्पाद 12, अगर हम शुरुआत को बात करें जब यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, तो उसका सकल घरेलू उत्पाद वो होता है जो एक देश के अंदर एक वर्ष के अंदर जितना भी उत्पाद होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसका उत्पाद था 12,000 अरब डॉलर। और इसका जितना आज के डेट में अगर हम उत्पाद की बात करें तो अमेरिका के उत्पाद का 3 गुना उत्पाद कौन करता है, यूरोपीय संघ करता है। यूरोपीय संघ में यूरोप के बहुत सारे देश सम्मिलित है। तो यूरोपीय संघ में आज की डेट में अगर अमेरिका जितना उत्पाद करता है उसका 3 गुना उत्पाद कौन करता है, यूरोपीय संघ करता है। विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के निर्णय इससे प्रभावित होते हैं। विश्व व्यापार संगठन में यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे जितने भी संगठन जो भी वो कोई भी नियम कानून बनाते हैं, तो ये नियम कानून कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसलिए कहीं ना कहीं जो इसका जो वर्चस्व है वो WTO के ऊपर यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रभावित होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्योरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।